हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल नीड टू नेट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पिछले कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को जो है वो पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये साथ में ऑर्गेनेलीज विद इन एन ऑर्गेनेली है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, ऑर्गेनेली राइबोसोम खुद क्या है, एक ऑर्गेनेली है और ये दूसरे ऑर्गेनेलीज के अंदर भी पाया जाता है। जैसे आपका प्लास्टिड्स हैं, जैसे आपका ईआर है, जैसे आपका न्यूक्लियस है। ये ईआर प्लास्टिड न्यूक्लियस क्या है, खुद ऑर्गेनेलीज हैं। लेकिन उन ऑर्गेनेलीज के अंदर भी एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ईआर तो आपने कल पढ़ ही लिया है, उसमें देखो आप ईआर के अंदर क्या था, दोज राइबोसोम्स एसोसिएटेड थे ना उनके साथ में। तो दैट्स व्हाई इनको हम ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली कहते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, बहुत देखने में एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन जब आप ट्रांसलेशंस और ट्रांसक्रिप्शंस वाली प्रोसेसेस पढ़ेंगे तब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा है, क्या क्या साइट्स हैं इसमें। अभी फिलहाल आपको बाहर से देखने में एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लग रहा है जिसमें एक बड़ी सी लार्जर सब यूनिट है और एक छोटी स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये बेसिक सा हो गया। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि किसने किसने इसको डिस्कवर किया है, क्या सिस्टम है इसका। तो इसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था साइटोप्लाज्म से किया गया था, और किसने किया था, क्लॉड ने किया था। और जब क्लॉड ने इसको आइसोलेट किया तो उन्होंने इसका नाम जो है वो माइक्रोसोम रख दिया। फिर बाद में एक प्लांट सेल से निकाला गया इसको। प्लांट कौन सा था वो, आपकी ब्रॉड बीन्स, जिसको हम विसिया फाबा जिसका नाम है, उसके रूट सेल्स से हमने इसको जो है वो आइसोलेट किया, मतलब निकाला। ये किसने किया था, ये रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने किया। बाद में जो टर्म राइबोसोम है वो किसने दी, जी पैलेट ने दी थी 1953 में। और ये जो राइबोसोम्स इन्होंने आइसोलेट करे थे, ये इन्होंने एनिमल सेल से आइसोलेट करे थे, इससे ऊपर वाले प्लांट सेल से आइसोलेटेड थे। राइबोसोम्स बने किसके होते हैं देखो, राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए के, प्रोटीन के, और इनके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। ये तो जब हमने कल भी बताया था आपको कि नॉन मेम्ब्रेनस, यूनि सिंगल मेम्ब्रेन वाले और डबल मेम्ब्रेन वाले, तो हमने बताया था उस टाइम पे भी कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है, उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। प्लस बने किसके होते हैं, ये आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और लिपिड्स इनमें एब्सेंट एब्सेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं उनको हम प्रोटीन फैक्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि इनका मेजर काम जो होता है वो प्रोटीन बनाने का होता है। हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट्स होती हैं, 2 अनइक्वल सब यूनिट्स होती हैं, पॉइंट आपने ये नोटिस करना है। दोनों सेम साइज़ की नहीं होगी, एक बड़ी सब यूनिट होगी, एक छोटी सब यूनिट होगी, जिसको हम लार्जर सब यूनिट बोलते हैं और स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। जो लार्जर सब यूनिट होती है वो डोम शेप की होती है, और जो लोअर सब यूनिट होती है वो ओवल या ओवॉइड शेप की होती है। क्लियर? अब क्योंकि ये 2 अलग-अलग सब यूनिट्स हैं, तो इन सब यूनिट्स को जोड़ने का भी काम करेंगे। ठीक है? ये 2 अलग-अलग सब यूनिट्स हैं, ये एक-दूसरे के साथ बाइंड करी हुई हैं। उस बाइंडिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? मैग्नीशियम की ज़रूरत है, Mg2 पॉज़िटिव की ज़रूरत है। ये मैग्नीशियम 2 पॉज़िटिव जब एक एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन में प्रेज़ेंट होगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेज़ेंट होगा, उसी की वजह से ये दोनों सब यूनिट्स जो हैं एक-दूसरे के साथ अटैच होंगी। ठीक है? फिर बोलता है राइबोसोम्स जो हैं यूनिवर्सल ऑर्गेनेली हैं, मतलब आपको ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे या आपको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे। बस ये कुछ आपको मैच्योर स्पर्म्स में और आरबीसीज में नहीं देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं आपको पिछली बार वाले ईआर की बात करूँ, तो ईआर आपने क्या देखा था कि ईआर आपका सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट था, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट था। लेकिन राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे आपको देखने के लिए, और यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे। बस सिर्फ कहाँ नहीं मिलेंगे, जो आपकी मैच्योर आरबीसीज हैं और स्पर्म्स हैं वहाँ पे ये नहीं मिलेंगे। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि राइबोसोम्स क्या है, एक ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, न्यूक्लियसेस हैं, इनकी अपनी खुद की राइबोसोम्स होती हैं। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की राइबोसोम है उसको हम माइटोराइबोसोम्स कहते हैं, प्लास्टिड्स की राइबोसोम है तो उनको हम प्लास्टिडोराइबोसोम्स कहते हैं, और अगर न्यूक्लियस की राइबोसोम है तो उनको हम न्यूक्लियोराइबोसोम्स कहते हैं। क्योंकि हमने बोला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो लेकिन इनकी सब यूनिट्स जो हैं वो अलग उसकी होती हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80s पाए जाते हैं। 70s में भी लार्जर सब यूनिट 50s की होती है, स्मॉलर सब यूनिट 30s की होती है। इसमें जो ये 50s है ये बना होता है 23s और 5s आरआरएनए से, और 30s बना होता है 16s आरआरएनए से। और जो आपका 50s राइबोसोम है, सब यूनिट है, ये 34 प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, और जो आपकी 30s वाली सब यूनिट है वो आपकी 21 प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, और कंबाइन में ये टोटल 55 प्रोटीन्स की 70s सब यूनिट जो है वो बनी होती है। टोटल सब यूनिट बनी है 70s 55 उसकी प्रोटीन्स की, ठीक है? जिसमें से 50s ने 34 प्रोटीन सँभाली हैं, 30s ने 21 प्रोटीन सँभाली हैं। समझ गए? वैसे ही यूकैरियोट्स में अगर मैं बात करूँ तो 80s सब यूनिट है, तो वो 60 और 40 में सब यूनिट्स में है। अब इन सब यूनिट्स का इसका सम नहीं होता है कि 60 और 40 तो 100 हो गए जी, 80 तो हुआ ही नहीं। ये आपका एस जो होता है वो आपका स्वेडबर्ग क्या है? कांस्टेंट होता है, ये स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ये एक इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज़ का। जब आप इन पार्टिकल्स को सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन में डालते हो, तो इनकी स्पीड ये किस हिसाब से सब्जेक्ट कर रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, उसके हिसाब से उस डेंसिटी के हिसाब से जो है इनको ये यूनिट्स मिलती हैं। इनको आपने ऐड नहीं करना है कि 50 और 30 तो 80 हो गया और 60 और 40 तो 100 हो गया। तो
के हिसाब से नहीं होता है, ये इनके डेंसिटी और साइज़ के बेसिस पे जो सेंट्रिफ्यूगेशन से मिली हैं, उसके बेस पर इनको ये यूनिट्स दी गई हैं। ठीक है? चलिए जी, अब 60s वाला किस-किस से बना है? 20 एस से बना है, 5.8 एस से बना है और 5 एस से बना हुआ है। आपने ये याद रखने हैं ना? और 40 एस की बात करें तो 60 एस जो है वो 40 प्रोटीन्स का बना है और 40 एस जो है वो 30 प्रोटीन्स का बना हुआ है। इसके अलावा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी राइबोसोम्स है, तो उसमें वो कौन-सी यूनिट्स की होंगी? 55 एस की होंगी, फर्दर इसके 30 और 40 हो जाएँगे। क्लोरोप्लास्ट की अपनी राइबोसोम्स होंगी, वो 70 एस की होंगी, वो 33 और 50 एस में स्प्लिट हो जाएँगी। अब यहाँ पर जो चीज़ आपने याद रखनी है, वो रखनी है ये कि जो ये ऑर्गेनली राइबोसोम्स हैं, मतलब जैसे माइटो राइबोसोम्स हैं, प्लास्टिडो राइबोसोम्स हैं या न्यूक्लियो राइबोसोम्स हैं, ये आपको सिर्फ यूकैरियोट्स के केस में देखने को मिलेंगे, ये आपको प्रोकैरियोट्स के केस में देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपको रीज़न पता है, प्रोकैरियोट्स में कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेज़ेंट होती नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स क्या हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़ हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज़ है। तो प्रोकैरियोट्स में तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं होती हैं। जब वो चीज़ें ही नहीं है तो उनमें राइबोसोम्स भी उनमें नहीं होंगे। इसीलिए ये तीनों क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो आपको ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स और प्लास्टिड्स के राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आपने इनके सब यूनिट्स को याद रखना है कि किसमें किस कौन-कौन सी सब यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद इनका जो नंबर होता है राइबोसोम्स का, जैसे हम कल ईआर में भी बात कर रहे थे कि जो जितना ज़्यादा एक्टिव सेल होगा, उनमें वो उतने ज़्यादा इंटेंस होंगे, उतने ज़्यादा क्या होंगे? एक्सटेंडेड होंगे। सेम केस यहाँ पर भी है, जो सेल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनमें नंबर ऑफ राइबोसोम्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जैसे आपके कैंसर सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहाँ होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जो बहुत हाई स्पीड से क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। वहाँ पर होंगे, लीवर के सेल्स में होंगे, एंडोक्राइन सेल्स में होंगे। एंडोक्राइन सेल्स क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। और प्लाज्मा सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं? एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं। तो इन सेल्स में इनका नंबर क्या होगा? राइबोसोम्स का बहुत ज़्यादा होगा। अब जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए के साथ अटैच होते हैं, तो वो एक चेन बनाते हैं जिसको हम पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स कहते हैं। कैसी चेन बनाते हैं? इसको अगर हम डायग्राम से समझें, जैसे मान लो ये एक क्या है? एमआरएनए की चेन है। क्या है ये? एक एमआरएनए की चेन है। अब इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स क्या हुए होंगे? अटैच हुए होंगे। ये इसका लार्जर सब यूनिट, इसका स्मॉलर सब यूनिट, इसका लार्जर सब यूनिट, इसका स्मॉलर सब यूनिट। जब ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स इस एमआरएनए की चेन के ऊपर जब अटैच होंगे, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स मैनी राइबोसोम्स या पॉलीज़ोम्स। ठीक है? The ribosomes of polysomes translate the mRNA into protein. अब इस mRNA की चेन पे ये जो इतने सारे राइबोसोम्स लगे हैं, ये क्या करेंगे? ये उस mRNA को ट्रांसलेट कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे किसमें? प्रोटीन में। राइबोसोम्स होते क्या हैं? आपको पता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना होता है। तो जब ये उस mRNA की, किसी को तो ट्रांसलेशन कहते हैं, mRNA से प्रोटीन बनाना। तो जब ये राइबोसोम्स mRNA की चेन पे लगे होंगे, तो ये उस mRNA को क्या करते रहेंगे? प्रोटीन में बदलते रहेंगे। ये देखो, ये जो सब यूनिट्स होती हैं जो मैंने बताई आपको, प्रोकैरियोट्स में आपकी 50s और 30s, और दूसरी यूकैरियोट्स में मैंने आपको बताई 60s और 40s, ठीक है? लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स। जब नॉर्मली सेल कुछ काम नहीं कर रहा होगा, तब ये फ्री होंगी, साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई, फ्री फॉर्म में पड़ी होंगी, और उन फ्री फॉर्म्स को हम मोनोसोम्स कहते हैं। लेकिन जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस का काम करना है, प्रोटीन बनाना है, बॉडी को ज़रूरत है प्रोटीन बनाने की, तब जो है ये राइबोसोम्स की सब यूनिट्स आपस में क्या कर देंगी? जॉइन कर लेंगी। ऐसे जॉइन नहीं होंगी, ऐसे ही सेपरेटली पड़ी होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो है, दे विल बिकम एक्टिव एंड जॉइन विद ईच अदर। ओके? पॉलीसोम्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पॉलीसोम्स को हम अर्गोसोम्स भी कहते हैं। ये रोसेट और हेलिकल ग्रुप होता है, मतलब कि 10-20 राइबोसोम्स जो हैं आकर एमआरएनए की चेन के ऊपर अटैच हो जाएँगे और क्या करेंगे? जो प्रोटीन एक बना है उसकी कॉपीज़ बनाएँगे, बहुत सारी। ठीक है? अब राइबोसोम्स 2 फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है। एक आपको पता ही है, जो साइटोप्लाज़्म में राइबोसोम पड़ा है, और दूसरा जो ऑर्गेनेली के अंदर राइबोसोम है। तो साइटोप्लाज़्म वाला राइबोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं कि साइटोप्लाज़्मिक राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो ये 70s होते हैं प्रोकैरियोट्स में और 80s होते हैं यूकैरियोट्स में। ये आपके साइटोप्लाज़्म में या तो फ्री फॉर्म में पाए जाएँगे या किसी और स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगे, जैसे ईआर के साथ आपने कल देखा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच हो सकते हैं, इस तरह से होंगे। मतलब ये फ्री फॉर्म में भी हो सकते हैं, अटैच्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इन अटैचमेंट के लिए कल हम जब एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 प्रोटीन्स होती हैं जो इनकी अटैचमेंट करवाती हैं राइबोसोम्स की ईआर के ऊपर। तो वो कौन-सी थी? राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 2। तो स्पेशल प्रोटीन होती है एक राइबोफोरिन, जो इनकी अटैचमेंट में हेल्प करती है। जो ये अटैचमेंट होती है, ये लार्जर सब यूनिट के थ्रू होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है? या किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, मतलब जो राइबोसोम की जो लार्जर सब यूनिट है, उस साइड से जाकर जो है ये अटैच करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, उनमें आपको सिर्फ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने बताया वहाँ पे ईआर और ये न्यूक्लियसेस वगैरह तो नहीं होते। तो उनके केस में आपको साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स ही देखने को मिलेंगे। अब जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं, वो आपकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाती हैं, और जो आपके राइबोसोम्स ईआर के साथ में बाउंडेड होते हैं, वो आपके ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बनाते हैं। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनेलीज़ राइबोसोम्स। तो आपको पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है अगर तो राइबोसोम, तो इसको माइटोराइबोसोम्स बोलेंगे, प्लास्टिड्स में है तो प्लास्टिडोसोम्स बोलेंगे, और अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोसोम बोलेंगे इनको। और ये वाले ऑर्गेनेली राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं?
एब्सेंट होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो ये सब यूनिट्स को जॉइन करने का काम था मैग्नीशियम का, क्या ये हर कंडीशन में करेगा जॉइन? कि मैग्नीशियम है, तो चाहे थोड़ा-सा है, चाहे ज़्यादा है, तो वो सब यूनिट्स को जॉइन कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जो मैग्नीशियम 2 पॉज़िटिव है, मैग्नीशियम आयन है, वो भी एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर तो उसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर से कम है, तो क्या हो जाएगा? वो सब यूनिट्स कभी आपस में जुड़ ही नहीं पाएँगे। वो हमेशा कैसे रहेंगे? डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेंगे। एक लार्जर सब यूनिट अलग रहेगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग रहेगा। लेकिन अगर तो इसकी कंसंट्रेशन 0.001 पूरी हो गई, तो ये आकर जॉइन कर लेंगे दोनों सब यूनिट्स। और अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई 0.001 से मोलर से, तो क्या हो जाएगा? तो और राइबोसोम्स भी इसकी तरफ को क्या हो जाएँगे? अट्रैक्ट हो जाएँगे और ज़्यादा राइबोसोम्स आके इसके साथ जुड़ जाएँगे और क्या बना देंगे? डाइमर बना देंगे। केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने, डाइमर पता है ना कैसे स्ट्रक्चर होते हैं जब 2 स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बना देते हैं। तो वैसा हो जाएगा जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। बाकी स्वेडबर्ग यूनिट मैंने आपको बता दी कि स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? एक इनडायरेक्ट मेजर होता है डेंसिटी और साइज़ का। जब आप पार्टिकल्स को इन राइबोसोम्स के पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन क्या होती है? बस एक गोल-गोल बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है पार्टिकल्स को या कोई भी चीज़ जिसको हम सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं, उसको इतनी स्पीड से घुमाया जाता है कि उसके पार्टिकल्स जो है ना डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट हो जाते हैं एक-दूसरे से। ठीक है? तो उसके अंदर जब इनको डाला गया था राइबोसोम्स को ना, तो कइयों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, कइयों की डेंसिटी कम होगी, उसके बेस पर ये सेटल डाउन हुए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको ये स्वेडबर्ग यूनिट दी गई थी। ठीक है? फिर है उसके बाद शेपर्ॉन्स। शेपर्ॉन्स क्या होती हैं? देखो, शेपर्ॉन्स एक स्पेशल प्रोटीन होती है, जो कि आपकी नई बनी हुई प्रोटीन्स को असिस्ट करती हैं उनकी फोल्डिंग में और ट्रांसपोर्ट में। अब जो एमआरएनए से प्रोटीन्स बन गई नई, ठीक है? उन प्रोटीन्स को फोल्ड भी करना है, उन प्रोटीन्स की पैकेजिंग करके उनको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो उसको कौन असिस्ट करवाता है? उनको असिस्ट करवाती हैं ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिनका नाम है शेपर्ॉन्स। ठीक है? अब बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में जो सिंथेसिस है इनकी राइबोसोम्स की, वो आपको पता है साइटोप्लाज्म में होती है, हमने डिस्कस कर लिया है ना। और यूकैरियोट्स में ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। अब आपको याद हो, जब मैंने न्यूक्लियोलस आपको पढ़ाया था, तो न्यूक्लियोलस में मैंने एक लाइन बोली थी कि इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ राइबोसोमल आरआरएनए। तो जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर आपके क्या बनेंगे? ये राइबोसोम्स बनेंगे। आरआरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियोलस, और जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब जो 5s आरआरएनए है, 5s आरआरएनए किसका पार्ट था? जो आपका यूकेरियोटिक आरएनए राइबोसोम है उसकी लार्जर सब यूनिट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ना, एक 28S, एक 5.8S, एक 5S, तो वो वाला 5S, बाकी तो सारे न्यूक्लियोलस में बन जाएँगे। लेकिन जो ये 5S वाला आरआरएनए है, ये न्यूक्लियस में जाके सिंथेसाइज़ होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं लिवर सेल्स के, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको बताया लिवर सेल्स क्या है, बहुत एक्टिव सेल्स हैं और उसमें बड़ा ज़्यादा नंबर होगा लिवर सेल्स में राइबोसोम्स का। तो वहाँ पर ये राइबोसोम्स जो है लिपिड्स को स्टोर करने का काम भी करते हैं। अप्रॉक्सिमेटली 5 टू 10% जो है लिपिड्स ये स्टोर करते हैं। अब फंक्शन तो देखो हमने पूरा इतना डीपली पढ़ ही लिया है इसको, तो फंक्शन तो आप ऐसे ही बता दोगे ना। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, तो इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज या इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते थे? डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते थे। और ये एंजाइम्स और फैक्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं किसके लिए? अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन के लिए, ताकि वो पॉलीपेप्टाइड बना पाए। कंडेंसेशन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, है ना? 5th क्लास से। क्या होता है कंडेंसेशन? जब आपका पहले देखो, वाटर के केस में समझाती हूँ आपको मैं। तो वाटर के केस में आपने देखा होगा, पानी जो है पहले भाप की फॉर्म में ऊपर आसमान में जाता है, ठीक है? वहाँ पर टेम्परेचर एकदम लो होता है, उसकी वजह से जो गैस पार्टिकल जो दूर-दूर थे वो नज़दीक आते हैं और क्या बना देते हैं? वाटर की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है। कंडेंसेशन करवाना मतलब ये ऐसे एंजाइम्स, ऐसे फैक्टर्स देगा कौन? राइबोसोम्स, जिसकी वजह से जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं, जो अभी अलग-अलग हैं, वो सारे एक दूसरे के क्लोज आएँगे। और आपको पता है जब बहुत सारे अमाइनो एसिड चेन फॉर्म में जुड़े होते हैं, तो उसको क्या बना देते हैं? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। तो वो ही काम ये कर रहे हैं कि एंजाइम और फैक्टर प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इन अमाइनो एसिड्स की क्या होगी? कंडेंसेशन होगी, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और क्या बना देंगे? पॉलीपेप्टाइड बना देंगे। साथ में ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं? टीआरएनए और एमआरएनए की अटैचमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं। अब टीआरएनए और एमआरएनए क्या होते हैं? देखो, जब हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। अभी मैं रफली आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होगा ना, जो एमआरएनए होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है। एमआरएनए क्या करता है कि वो बताएगा कि कौन सी किस तरह की प्रोटीन बनानी है या कौन-सी प्रोटीन बनानी है। वो अपने कोडोन देगा कि ये पर्टिकुलर कोड्स हैं, ये कोडोन्स हैं, इसकी आपने प्रोटीन बनानी है। अब टीआरएनए आएगा और क्या करेगा? उन कोड्स को रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, मतलब उनको क्या करेगा? उसके लिए एंटीकोडोन्स ढूँढेगा और फिर क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो उसके लिए उसको पहले उसके साथ अटैच भी तो करना पड़ेगा। तो राइबोसोम्स जो है टीआरएनए और एमआरएनए की अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती है। बस इतना सा अभी फिलहाल याद रख लो, बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। और जो नई पॉलीपेप्टाइड बनती हैं, उनकी प्रोटेक्शन का भी ये काम करता है। किससे प्रोटेक्शन? जो साइटोप्लाज़्म में एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज़्म के एंजाइम्स जो हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कर सकते हैं? न्यू बनी हुई अभी बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में है वो, प्राइमरी फॉर्म में है वो प्रोटीन्स, तो एकदम ईज़िली क्या हो जाएँगी वो? डैमेज हो जाएँगी इन एंजाइम से। तो उनको प्रोटेक्शन का भी काम करता है। अब कैसे प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन वो? जो इन राइबोसोम्स की लार्जर सब यूनिट होती है, उस लार्जर सब यूनिट्स में कुछ क्या होती हैं? कैविटीज़ होती हैं, ग्रूव्स होते हैं, जहाँ पर ये क्या करके रखती है? इन नए बने हुए प्राइमरी जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं, उनको वहाँ पे रखे रखती है। कब तक? जब तक कि वो सेकेंडरी फॉर्म में ना चेंज हो जाएँ, ठीक है? फिर वो उनको वहाँ से जाने देती है। तो ये जो मैं ग्रूव्स कह रही हूँ, ये जो मैं साइट्स कह रही हूँ, एक्चुअल में ये है क्या है? ये उनकी कुछ 2 कैविटीज़ हैं, 2-3 कैविटीज़ होती हैं वैसे तो। एक पी साइट, एक ए साइट और एक ई साइट।
पी साइट ए साइट होती है सबसे पहले। ए साइट क्या करती है, जो भी अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, उनको होल्ड करके रखती है वहाँ पर, ठीक है? और किसको देती है फिर बाद में? पी साइट को देती है। पी साइट में जो पॉलीपेप्टाइड चेन नई पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही होती है, उनको देती रहती है अमाइनो एसिड। वहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बन रही है। अब जो पॉलीपेप्टाइड बन गया, ठीक है? उसको खाली करके एग्ज़िट साइट जो है वो ई साइट के पास होती है। जब तक कि उसने अगली उसको काम नहीं बाँट दिया, वो वहाँ पर रहेंगे ई साइट पे और फिर बाद में वहाँ से एग्ज़िट कर जाएँगे। तो इस तरह से 3 साइट्स होती हैं। ये जब आप इनको डीपली पढ़ते हैं ना मैकेनिज़्म को, तब समझ आती हैं। अभी अभी तो हम जस्ट इनका राइबोसोम सिर्फ़ स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है इनका ये पढ़ रहे हैं। अभी तो इन मैकेनिज़्म्स को हम डीपली पढ़ेंगे। प्रोटीन बन तो रही है, पर बन कैसे रही है? ठीक है? कैसे एमआरएनए से प्रोटीन बन रही है? कैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है? ये सारी चीज़ें हम हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना? तो पहले इतना समझ लेते हैं, पहले तो उसका स्ट्रक्चर ही पता होगा तभी तो आप उसको प्रोसेस को भी पढ़ पाओगे। अगर हम सीधे डायरेक्टली प्रोसेस में घुस गए कि ऐसे एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि आरएन राइबोसोम्स की पार्ट्स क्या-क्या हैं, कैसी सब यूनिट्स हैं, क्या सब यूनिट्स हैं, कैसी कैविटीज़, क्या ए साइट, क्या पी साइट, है ना? कुछ पता ही नहीं है। आपको यही पता नहीं है कि राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बन रहा है, तो क्या ये प्रोसेसेस समझना ईज़ी होगा? नहीं। तो पहले हम इन प्रोसेसेस के मशीनों को पढ़ लेते हैं कि मशीनों में क्या-क्या पार्ट है। उसके बाद तो जब आपके घर में कोई ये आता है, मान लो अवन आता है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली ही उसपे केक बेक करना या कुछ भी चीज़ बनाना शुरू कर देते हो। सबसे पहले तो आप उसको ऑपरेट करने के लिए सीखते हो ना, उस मशीन को समझते हो आप कि अच्छा क्या चीज़ कहाँ पे है, कौन-सा बटन कहाँ पे है, कैसे इसको यूज़ करना है। तो वैसे ही पहले इन ऑर्गेनेलीज़ का पता होगा तभी तो ये बाद में क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, वो हमें पता चलेगा। है ना? तो इतने डीप अभी हम नहीं जाएँगे, जब हम पढ़ेंगे तब उनको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल जितना आप ज़रूरत का है उतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी छोटा टॉपिक था लेकिन समझाते-समझाते काफ़ी बड़ा हो ही जाता है ये। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। हम डेली जो है इसी तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डीप डिस्कशंस करेंगे। आपको अच्छे से हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि जितनी चीज़ें भी इसमें इम्पोर्टेंट हैं इस लेवल पे, वो आपको सारी इन नोट्स में प्रोवाइडेड हैं। बस आपको इन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके एमसीक्यूज़ पूरे चैप्टर के बहुत सारे वो भी करेंगे, ताकि उससे आपका एक रिवीजन हो जाए, आपका एक मेमोरी रिकॉल हो जाए, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है भी कि नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।